खून से सींचा था और जेलों में यातनाएं सही थी, प्राण दिए थे। जतेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनकी अद्भुत साहसपूर्ण गतिविधियों के कारण उन्हें बाघा जतिन कहा जाता था। अंग्रेजी सरकार के विरोध में सशस्त्र क्रांति का आयोजन करने के लिए वो विदेशों से हथियार मंगाने के सिलसिले में 9 सितंबर 1915 को उड़ीसा में बालासोर के पास कापटीपोड़ा की एकांत जगह पर जर्मनी से आने वाले शस्त्र भंडार को लेने के लिए पहुंचे, परंतु पुलिस को पता चल गया और वो मारे गए। बंगाल के क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल ने क्रांतिकारी दल का फिर से संगठन किया। इससे पहले उन्हें विप्लव की योजना बनाने के जुर्म में काले पानी की सजा हुई थी। आम माफी दिए जाने पर उन्हें 20 फरवरी 1920 को छोड़ दिया गया। शचीन्द्रनाथ सान्याल ने उत्तर भारत में अपना संगठन फैलाना शुरू किया। योगेश चटर्जी उनके साथ थे। इस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उन्होंने कोई 23 नगरों में इसकी शाखाएं स्थापित की थी। इस संगठन के सिलसिले में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उनके संपर्क में आए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बचपन से ही देश के लिए कुछ करने को बेचैन थे। युवावस्था में जब अन्य क्रांतिकारियों की बातें सुनते तो कुछ करने को बेचैन हो उठते। आखिर उनकी इच्छा पूरी हुई, शचीन्द्रनाथ सान्याल के संपर्क में आ गए। राम प्रसाद बिस्मिल अपने क्रांतिकारी दल में उन्हीं लोगों को शामिल करते थे जो उनकी कठिन परीक्षा में सफल थे। चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह ऐसे ही सफल व्यक्ति थे जिन्हें दल में लिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल अपने विचारों और नियमों के पक्के थे। उन्हें दल में अनुशासन बहुत प्रिय था। वो एक अच्छे शायर भी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस तरह के राष्ट्रीय गीत के रचनाकार राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। इस गीत को गाते हुए कितने ही नौजवान स्वतंत्रता की बलिदेवी पर चढ़ गए थे। अशफाक उल्लाह शाहजहांपुर के रहने वाले थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सत्संग ने उनकी क्रांतिकारी भावनाओं को बढ़ावा दिया। अशफाक उल्लाह भी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं लिखा करते थे। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू ये, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। क्रांतिकारी दल यानी हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य बने थे चंद्रशेखर आजाद। मध्य प्रदेश की एक छोटी सी रियासत अलीराजपुर के एक गांव में कट्टर ब्राह्मण के घर वो जन्मे थे। 10-12 वर्ष की उम्र में वो संस्कृत पढ़ने काशी गए। वो राष्ट्रीय आंदोलन का युग था। सभी ओर राष्ट्रीयता के रंग में डूबे लोग अंग्रेजी शासन के विरोध में जल से जुलूस निकालते थे। एक दिन राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। अंग्रेज पुलिस ने उन निहत्थे लोगों पर लाठियां चलाई। किशोर चंद्रशेखर ये सब देखकर तिलमिला उठा। उसने एक पत्थर उठाकर एक सिपाही को मारा और भाग निकला। किंतु बाद में पकड़े जाने पर चंद्रशेखर आजाद को अदालत में पेश किया गया। उस समय मजिस्ट्रेट और किशोर चंद्रशेखर के बीच हुआ संवाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। तुम्हारा नाम? आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? स्वाधीन। तुम्हारा घर? जेलखाना। बस तभी से किशोर चंद्रशेखर के साथ आजाद नाम जुड़ गया। उन्हें तब 15 बैंतों की सजा हुई थी। हर बैंक की मार पर उन्होंने कहा था, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी वो थे तो बंगाल के, पर बचपन से ही बनारस आकर रहने लगे थे और बनारस के क्रांतिकारी दल के मुख्य संगठक थे।
राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय कार्य करने वाले लाहिड़ी पर बिस्मिल को बड़ा भरोसा था और शचींद्रनाथ बख्शी भी बंगाली थे, पर बनारस में रहते थे। वो शुरू से ही स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी कार्यों में जुटे हुए थे, इसीलिए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया था। उन्हें झांसी में संगठन चलाने के लिए भेजा गया था। काकोरी योजना के लिए बिस्मिल ने उन्हें खास तौर पर बुलाया था। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जब काकोरी के पास पहुंची तो ट्रेन रोककर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया और लखनऊ चले गए। उनकी धरपकड़ में चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सभी लोग पकड़े गए। बाद में राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह को फांसी हुई। शचींद्रनाथ बख्शी, मुकुंदीलाल, केशव तथा मन्मथनाथ गुप्त को जेल की सजा हुई। भगत सिंह को भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की धारा के लिए मोड़ सूचक मील का पत्थर कहा गया है। उन्होंने समय और समाज को देखते हुए क्रांतिकारियों को धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठाकर समाजवाद की ओर मोड़ा था। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए 15 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारी दल ने अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी। इसमें शामिल हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और शिवराम राजगुरु। अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या के बाद ये लोग लाहौर से वेश बदलकर भाग निकले। दुर्गा भाभी के साथ उनके बच्चे को गोद में लेकर भगत सिंह चले। राजगुरु उनके अर्दली बने थे और चंद्रशेखर आजाद एक पंडे के वेश में तीर्थ यात्रियों की टोली के साथ निकल गए। इसके बाद क्रांतिकारी दल ने दिल्ली में असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। इसके लिए भगत सिंह को भेजने का फैसला किया, किंतु राजगुरु और सुखदेव दोनों ही चाहते थे कि उन्हें भेजा जाए। क्रांतिकारी सुखदेव लुधियाना के रहने वाले थे। कॉलेज में पढ़ते हुए उनका झुकाव क्रांति की ओर हो गया था। फिर वो भगत सिंह के संपर्क में आए। इनके हाथ में इनका नाम गुदा हुआ था। क्रांतिकारी होने का किसी को पता न लगे, इसलिए एक दिन सुखदेव ने मोमबत्ती जलाकर उस गुदे हुए भाग को बड़े साहस से जला दिया। साथ ही क्रांतिकारी उनके इस साहस को देखकर चकित रह गए थे। दिल्ली में असेंबली में बम फेंकने का काम अंत में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपा गया था। बटुकेश्वर दत्त सन 1924 में भगत सिंह के संपर्क में आए थे। क्रांति की चिंगारी बटुकेश्वर दत्त में बचपन से ही सुलग रही थी। भगत सिंह के साथ से उसे बल मिला। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने के साथ देश को पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की बजाय गिरफ्तारी दी। सरदार भगत सिंह ने अपने बयान में कहा था, क्रांतिकारी दल का उद्देश्य मजदूरों और किसानों को उनका हक दिलाना है, ताकि हम एक वर्गहीन समाज की स्थापना कर सकें। बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। स्वतंत्रता की बलिदेवी पर झूलकर हमारे ये भाई अपनी यादें छोड़ गए। उधर चटगांव में सूर्यसेन क्रांति के क्षेत्र में उतरने से पहले एक स्कूल में लोकप्रिय अध्यापक थे। सभी लोग उन्हें आदर से मास्टर दा कहते थे। राष्ट्रीय भावना ने सूर्यसेन को क्रांतिकारी बना दिया और नौकरी छोड़कर वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। सूर्यसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक एक नया क्रांतिकारी सैनिक संगठन तैयार किया गया था। इसमें 500 से अधिक युवक भर्ती हो चुके थे। संगठन का उद्देश्य था संगठन, साहस और बलिदान। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी तैयार होने पर चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार लूटने की योजना बनाई। 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने रात्रि 9:45 बजे आक्रमण का आदेश दिया। अलग अलग दलों को अलग अलग काम सौंपे गए। इस अचानक आक्रमण से ब्रिटिश शासन थर्रा उठा था।
जलालाबाद की पहाड़ी पर क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच जमकर युद्ध हुआ। एक ओर शक्तिशाली ब्रिटिश सेना थी, दूसरी ओर 20 साल से भी कम उम्र के नौजवान क्रांतिकारी। आखिर क्रांतिकारी दल की हार हुई। 20 नौजवान मारे गए, बहुत से गिरफ्तार भी हुए, किंतु सूर्यसेन और कुछ अन्य क्रांतिकारी नहीं पकड़े जा सके। सन 1930 में स्वतंत्रता क्रांति व्यापक रूप से फैल गई थी, जिसमें कलकत्ता में बिनोय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की योजना बनाई। ये BBD ग्रुप के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने कारागारों के मुख्य अधीक्षक कर्नल सिम्पसन को 8 दिसंबर 1930 को कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में गोली मार दी। उधर 27 फरवरी 1931 की बात है। दिन के 10 बजे थे। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में चौक कटरा की तरफ से जा रहे थे। उनके साथ सुखदेव राज भी था। चंद्रशेखर आजाद ने अचानक वीरभद्र तिवारी को देखा तो चौंक उठे। वीरभद्र तिवारी काकोरी षड्यंत्र में गिरफ्तार हुआ था, पर न जाने कैसे छूट गया था। इस कारण दल के लोग उस पर शक करने लगे थे और उसे दल से निकाल दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव राज एल्फ्रेड पार्क में एक जगह बैठ गए। इतने में पुलिस अफसर बिसेसर सिंह और डालचंद खुफिया पुलिस के सुपरिंटेंडेंट नॉट बावर को लेकर पार्क में पहुंच गया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। सुखदेव राज मौका पाकर भाग निकला। अब एक तरफ चंद्रशेखर आजाद अकेले और दूसरी तरफ 3 लोग मुकाबले में रह गए थे। नॉट बावर के हाथ में आजाद की गोली लगी और पिस्तौल छूटकर गिर पड़ी, परंतु बिसेसर सिंह लगातार गोली चला रहा था। आजाद की एक गोली उसके जबड़े पर लगी और वो घायल हो गया, परंतु आजाद पैर में गोली लगने से घायल हो गए और उनकी गोलियां भी खत्म हो रही थीं। आखिर एक गोली बचने पर उसे उन्होंने अपने आप को मार लिया और सदा के लिए सो गए। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के आदर्श नेता थे। उन्होंने अपने साथियों में ऐसी लोकप्रियता हासिल की थी कि वो आजाद के एक इशारे पर प्राण देने को तैयार रहते थे। उधर सूर्यसेन के दल की एक सक्रिय कार्यकर्ता थी कल्पना दत्त। चटगांव शस्त्रागार कांड के दिनों में ही वो चटगांव आई थीं और क्रांतिकारी मनोरंजन राय के घर ठहरी थीं। उन्होंने चटगांव साइंस कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वो पढ़ाई के साथ साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी योजनाओं पर कार्य करती थीं। ब्रिटिश पुलिस को सूर्यसेन, कल्पना दत्त आदि की बहुत तलाश थी, पर वो हाथ नहीं आते थे। चटगांव के पास कोयराला गांव के एक जमींदार को ब्रिटिश पुलिस ने 10,000 रुपयों का प्रलोभन दिया कि वो सूर्यसेन और उनके साथियों को पकड़वा दे। वो जमींदार सूर्यसेन से परिचित था। 16 फरवरी 1933 की रात सूर्यसेन अपने साथियों के साथ उस जमींदार के निमंत्रण पर पहुंचे। उनके साथ कल्पना दत्त भी थीं। अभी पुलिस ने जमींदार का घर घेरना शुरू ही किया था कि सूर्यसेन को पता चल गया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। सूर्यसेन पकड़े गए, किंतु कल्पना दत्त और कुछ अन्य साथी पकड़े नहीं जा सके। परंतु 19 मई 1933 को कल्पना दत्त और उनके साथी सागर तट पर बसे गाहिरा नामक छोटे से गांव से गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में पुरुषों को तो फांसी दे दी गई, किंतु कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली। उधर सूर्यसेन पर मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा दी गई। 12 जनवरी 1934 को जब आधी रात के समय उन्हें फांसी के लिए ले जा रहे थे तो सूर्यसेन ने बड़ी जोर से वंदे मातरम का घोष किया। जेल के सारे कैदी जाग उठे। वो समझ गए कि सूर्यसेन को फांसी के लिए ले जा रहे हैं। उत्तर में जेल के सारे कैदियों ने वंदे मातरम कहा। सूर्यसेन ने फिर वंदे मातरम कहा, फिर वही उत्तर। जेलर इससे चिढ़ गया। उसने सूर्यसेन के सिर पर डंडा मारा, पर ना सूर्यसेन चुप हुए और ना जेल के कैदी। डंडों की मार पड़ती रही। फांसी के तख्ते पर पहुंचने से पहले ही सूर्यसेन का प्राणांत हो गया।
जेल अधिकारियों ने अपनी गलती छिपाने के लिए उनके मृत शरीर को फांसी पर लटकाकर कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपना बलिदान देने वाले अमर शहीदों के अलावा उन लोगों का जीवन भी उतना ही कष्टदायी था जो देश की तमाम जेलों में तरह तरह की यातनाएं भुगत रहे थे या उन्होंने प्राण दे दिए, किंतु उन यातनाओं के सामने झुके नहीं। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को उस समय अंडमान की सेल्युलर जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। काले पानी की सजा का घिनौना संबोधन उन्हीं दिनों प्रचलित हुआ था, क्योंकि सेल्युलर जेल में बंद कैदियों की हालत नरक से भी बदतर थी। विनायक दामोदर सावरकर ने सेल्युलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हुए व्यवहार का बड़ा ही रोमांचक और हृदय विदारक विवरण प्रस्तुत किया है। सेल्युलर जेल का जेलर मिस्टर बारी इन लोगों को राजनैतिक कैदी नहीं मानता था। अगर कोई इन लोगों को राज कैदी कहता तो वो आपे से बाहर हो जाता। वो चीख कर पूछता, कौन राज कैदी है? वो तुम्हारे माफिक मामूली कैदी है। देखते नहीं, इन पर बदमाश कैदियों का डी लिखा है। कैदियों को कोल्हू पहनना पड़ता था। उन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोटी खाने के लिए खोला जाता। पानी देने वाला इतना कम पानी देता था कि पीने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। अगर किसी जमादार से शिकायत करते कि पानी कम मिलता है तो वो कहता, 2 कटोरी का हुक्म है, तुम तो 3 कटोरी पानी पी गया, क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा? नहाने का तो सवाल ही नहीं था। खाने का भी यही हाल था। खाना देकर कोठरी बंद कर दी जाती। कैदी ने खाया या नहीं इसकी कोई परवाह नहीं करता, बस जोर से यही आवाज लगाई जाती, पको मत, शाम का तेल पूरा निकाल देना, नहीं तो पीटे जाओगे और जो सजा मिलेगी 100 अलग। ऐसे में कई लोग मुंह में कौर रखते और कोल्हू चलाते। 100 में एक आध ही ऐसे होते जो दिन भर में 30 पौंड तेल निकाल पाते थे। जो लोग तेल नहीं निकाल पाते उन पर जमादार नंबरदार डंडे बरसाते, लात घूंसा और जूते मारते। उस समय किसी की बीमारी वगैरह की भी परवाह नहीं की जाती। सेल्युलर जेल में राजनीतिक कैदियों पर होने वाले जुल्मों की चरम सीमा ये थी कि सवेरे, दोपहर और शाम के सिवा कोई शौचालय भी नहीं जा सकता था। अगर चला गया तो हथकड़ी बंधवाकर 8 घंटे खड़े रहने की सजा दी जाती। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल की लंबी लंबी सजाएं भोगने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुभव भी बड़े रोमांचक और दहशत भरे रहे हैं। उन्होंने लिखा है, देहरादून जेल की उस छोटी सी कोठरी में मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं उसी का एक हिस्सा हूं। वहां कितने ही ततैये और बर्रों के छत्ते थे और कितनी ही छिपकलियों ने शहतीर के पीछे अपना घर बना लिया था। खटमलों और मच्छरों मक्खियों से मेरी लड़ाई बराबर रहती थी। जब कभी बिजली जोरों से कड़का करती तो बिच्छुओं के झुंड अधिक हो जाते। तीन चार सांप भी वहां रहते थे, पर मैं उनसे नहीं डरा। हाँ, कनखजूरों से मुझे बहुत नफरत और डर लगता। काकोरी कांड के कैदी जब जेलों में ले जाए गए तो उनके साथ भी साधारण कैदियों जैसा व्यवहार हुआ। इस पर उन कैदियों ने अपनी मांग मनवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। लाहौर जेल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने राजनीतिक कैदियों के विशेष व्यवहार की मांग की और अनशन शुरू किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक न सुनी। उल्टे अनशन करने वालों के साथ जबरदस्ती शुरू हुई। एक अनशनकारी के लिए 7-8 आदमी बुलाए जाते। एक आदमी उसके सिर पर, दूसरा उसकी छाती पर बैठ जाता और बाकी उसके हाथ पैर पकड़ लेते। फिर रबर की लंबी नालियों के जरिए उनकी नाक के रास्ते पेट तक दूध पहुंचाया जाता। इस अत्याचार के कारण 13 जुलाई 1927 को लाहौर जेल के कैदियों ने अनशन शुरू कर दिया। इनमें यतीन्द्र दास भी थे। दत्त की हालत पहले से ही खराब थी। अनशन के कारण और भी ज्यादा खराब होने लगी। लोगों को यतीन्द्र दास के बारे में चिंता होने लगी और सभी ओर चर्चा फैल गई।
जवाहरलाल नेहरू ने जेल में जाकर अनशन करने वालों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि ये अनशन अपने लिए नहीं बल्कि तमाम दूसरे कैदियों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ किया गया है। नेहरू जी ने अखबारों में बयान दिए। जतेंद्र की हालत बहुत खराब हो गई है, बहुत कमजोर हो गए हैं, उनमें करवट लेने की ताकत नहीं है, वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, मालूम होता है वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर लड़ाई में शामिल है। धीरे धीरे यतीन्द्र दास मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके जीने की कोई आशा नहीं है। सारा शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था। आखिर 13 सितंबर 1929 की दोपहर यतीन्द्र दास ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध 63 दिन तक लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया। लेकिन ऐसे कई शहीद हुए हैं जिन्होंने अपने खून से स्वतंत्रता की बलिदेवी को सींचा था। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में मणिन्द्रनाथ बनर्जी ने भी साम्राज्यवाद के अत्याचारों के विरुद्ध कई लोगों के साथ अनशन किया था। मणिन्द्रनाथ की हालत बिगड़ती चली गई, परंतु ब्रिटिश शासन टस से मस नहीं हुआ। किंतु स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत उसे कमजोर तो बना रही थी। आखिर 20 जून 1935 को मणिन्द्रनाथ मुखर्जी 66 दिन की भूख हड़ताल के बाद अत्यंत करुण अवस्था में शहीद हो गए। अहमदनगर जेल में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आसफ अली, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य कृपलानी आदि कई बड़े नेता बंदी बनाकर रखे गए थे। बंबई से आए जेलों के इंस्पेक्टर जनरल ने उन्हें बताया कि वो न तो अपने रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिख सकते हैं, न ही उनकी चिट्ठियां मिलेंगी, अखबार भी नहीं मिलेंगे। ये हुक्म बहुत सख्त है जिसका पालन करना ही होगा। इस तरह ये सब बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट चुके थे। परंतु जन्मभूमि को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अडिग संकल्प, शक्ति और साहस का उदय हो चुका था। अलीपुर जेल में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू का स्वास्थ्य खराब हो चला था। उनका वजन घटने लगा था। तब उन्हें वहां से हटाने का निश्चय किया गया। इस तरह एक बार फिर वो देहरादून जेल पहुंच गए। सन 1935 में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन होना था, पर वो नहीं हो सका। वर्ष के आरंभ से ही कांग्रेस के सदस्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने में व्यस्त हो गए थे। सरकार ने कांग्रेस से पाबंदी उठा ली थी। चुनावों में कांग्रेस की भारी विजय हुई। पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी लोकप्रियता सिद्ध कर दी। इस बीच 4 सितंबर 1935 को जवाहरलाल नेहरू को रिहा कर दिया गया। उनकी पत्नी कमला नेहरू का इलाज उस समय यूरोप में हो रहा था, इसलिए वो सीधे यूरोप चले गए। 28 दिसंबर 1935 को बंबई में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूर्योदय के साथ ही प्रभात फेरियां निकली। फिर 8 बजे झंडारोहण कार्यक्रम हुआ। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की सभा बंबई के उसी हॉल में आयोजित की गई थी जहां सन 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष पद से बोलते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जनता की स्वतंत्रता इस कांग्रेस का निश्चित उद्देश्य था, लेकिन तब स्वतंत्रता परिभाषा रहित शब्द था। अब उसने पूर्ण अर्थ पा लिया है। आज के दिन को हम स्मृति का और पूर्ण स्वराज्य लेने के अपने संकल्प दोहराने का दिन बनावें। फिर सन 1936 में 12 से 14 अप्रैल तक कांग्रेस का 51वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेहरू जी ने इस अवसर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैं इस संबंध में निश्चित हूं कि संसार की तथा भारत की समस्याओं का समाधान केवल समाजवाद से ही हो सकता है।
समाजवाद के मामले में हालांकि गांधी जी, नेहरू और जयप्रकाश नारायण में मतभेद था, फिर भी नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण एक दूसरे के काफी निकट थे। जयप्रकाश नारायण अपने राजनीतिक जीवन के आरंभ से ही गांधी जी से प्रभावित थे। कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को जीवन में उतारा था। जब कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ तो जयप्रकाश नारायण उसके समर्थक बने। उनके अंदर पहले से ही समाजवादी चिंतन चल रहा था। आचार्य नरेंद्र देव के संपर्क में आने पर उनके इन विचारों को अधिक अभिव्यक्ति मिली। बिहार में जब आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के अंदर ही हुआ तो जयप्रकाश उस समय प्रमुख विचारकों में से थे। उन्हें इस पार्टी का संगठन मंत्री बनाया गया था। संगठन मंत्री के रूप में जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश का दौरा किया और सभी प्रमुख प्रांतों में पार्टी की शाखाएं स्थापित की। इसके बाद कांग्रेस समाजवादी दल का केंद्रीय कार्यालय बनारस में रखा गया। प्रधानमंत्री के रूप में जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ इस पार्टी का सफलतापूर्वक संचालन शुरू किया। अप्रैल 1935 में लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल समाप्त हुआ और उनकी जगह लॉर्ड लिनलिथ को भारत के वायसराय बनकर आए। लॉर्ड लिनलिथ को भारत से काफी परिचित थे। वो इससे पहले कृषि आयोग के अध्यक्ष बनकर आए थे और उन्होंने यहाँ की समस्याओं से परिचय प्राप्त किया था। इसी बीच इंडिया एक्ट 1935 लाया गया, जिसमें ब्रिटिश कालीन भारत को 11 प्रांतों में बांटा गया था। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत, असम, सरहदी प्रांत, उड़ीसा और सिंध। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वराज्य की मांग तो नहीं स्वीकार की थी, पर शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी को स्वीकार किया गया था। किंतु इस एक्ट का सबसे आपत्तिजनक अंश सांप्रदायिक बंटवारा था। इसके फलस्वरूप मुस्लिम लीग को बढ़ावा मिला, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। अंग्रेज चाहते थे कि इस तरह फूट डालने से ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन अनेक मुस्लिम नेता कांग्रेस के साथ थे और वो देश में एकता बनाए रखना चाहते थे। इनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रमुख भूमिका थी। मौलाना आजाद का सार्वजनिक जीवन 1909 में उनके पिता की मृत्यु के बाद शुरू हो चुका था। तब वो अपने पिता की ही तरह लोगों को मुस्लिम धर्म की शिक्षा दीक्षा देते थे। उसी दौरान मौलाना आजाद को लगा कि देश की राजनीतिक स्वाधीनता की लड़ाई में हिंदुस्तान के मुसलमानों को पूरा पूरा सहयोग देना चाहिए। इसके लिए जनमत तैयार करना चाहिए और इसके लिए एक पत्रिका का होना बहुत जरूरी है। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने जून 1912 में कलकत्ते से अल हिलाल पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित किया। अल हिलाल बड़ी जल्दी लोकप्रिय हो गया और ब्रिटिश सरकार भी बेचैन हो उठी। सरकार ने 2000 रुपए की जमानत मांगी ताकि अल हिलाल की आवाज धीमी पड़ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अल हिलाल ने जनसाधारण में एक नई क्रांतिकारी हलचल पैदा कर दी। आखिर सन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने अल हिलाल छापेखाने पर कब्जा कर लिया और प्रकाशन बंद हो गया। सन 1916 में मौलाना आजाद ने अल-बाग नाम से एक नया अखबार शुरू किया, पर ब्रिटिश हुकूमत ने उसे भी बंद करा दिया और मौलाना आजाद को कलकत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बंबई में भी मौलाना आजाद के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। मजबूर होकर वो बिहार गए और रांची में रहने लगे। रांची में उन्हें सरकार ने नजरबंद कर दिया और 6 महीने तक वो कैद रहे। नजरबंदी के समय में मौलाना आजाद ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। गुबारे खातिर में
उन्होंने अपने जीवन के संस्मरण लिखे। दूसरी पुस्तक कुरान शरीफ पर लिखी टिप्पणी थी, जो मौलाना आजाद की धार्मिक और दार्शनिक विद्वत्ता का परिचय देती है। सन 1920 में नजरबंदी से रिहा होने पर मौलाना आजाद कांग्रेस में आ गए। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह संदेश को देश के कोने कोने में पहुंचाया। मौलाना आजाद भाषण कला में इतने निपुण थे कि उसके फलस्वरूप देश के शहरों और गांवों की मुस्लिम जनता के दिल में आजादी के प्रति जबरदस्त चेतना पैदा हुई। सन 1921 में अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ मौलाना आजाद को भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1 साल की सजा दी गई, लेकिन उस वक्त अदालत में उन्होंने जो बयान दिया था वो आज भी उनके राष्ट्र प्रेम और विद्वत्ता की मिसाल है। उन्होंने बयान के अंत में कहा था, मेरा यकीन है कि आजादी इंसान का खुदादाद हक है। गुलामी की जंजीरों के लिए चाहे जितने खूबसूरत अल्फाज दिए जाएं, फिर भी गुलामी तो गुलामी है और वो खुदा व कुदरत के कानून के खिलाफ है। अपने मुल्क को गुलामी से नजात दिलाना मेरा फर्ज है। सन 1923 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय उन्होंने कांग्रेस को संगठित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1930 में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी पर मौलाना आजाद को अध्यक्ष नामजद किया गया, पर कुछ ही समय में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मौलाना आजाद जहां गांधी जी के अनुयायी थे, वहीं उनकी राष्ट्रीयता खरे सोने की तरह जगमगाती थी। यही कारण था कि मुस्लिम लीग के लाख प्रलोभनों के बावजूद भी वो अपने राष्ट्रीय विचारों को छोड़ नहीं सके। सन 1937 के चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई और मुस्लिम लीग को विशेष सफलता नहीं मिली। हालांकि मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था होने का दावा नहीं कर सकती थी, पर उसके कट्टर नेता पीछे हटने वाले नहीं थे। इन नेताओं में मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख थे, जो ये कहते थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले में जिन्ना साहब से मुलाकात की और लीग के साथ समझौता करने का प्रयत्न किया, पर उससे कोई नतीजा नहीं निकला। इस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बड़ी तेजी से बदल रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। इधर जापान ने चीन पर हमला कर दिया था, उधर एबिसिनिया और स्पेन में युद्ध जारी था। भारतीयों की सहानुभूति प्रगतिशील शक्तियों के साथ थी, इसलिए कलकत्ते में कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जापानी हमले की निंदा की गई। 19 जनवरी 1938 को बारदोली के निकट हरिपुरा ग्राम में सुभाष चंद्र बोस के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस कुछ ही दिन पहले जेल से छूटे थे। उन्होंने अपने भाषण में चेतावनी दी कि विश्व युद्ध का खतरा नजदीक ही है। सुभाष चंद्र बोस अब तक एक स्वतंत्र और साहसी नेता के रूप में उभर कर आ चुके थे। नवयुवकों, मजदूरों और किसानों ने हृदय से उन्हें अपना नेता मान लिया था। यही कारण था कि कांग्रेस की सदस्यता में भी 9 गुनी वृद्धि हुई। सुभाष चंद्र बोस ने भरसक प्रयत्न किया कि जिन्ना साहब से सुलह हो जाए और सारा राष्ट्र एक हो जाए। उन्होंने जिन्ना को विश्वास दिलाया कि वो मुसलमानों के हितों के प्रति उसी प्रकार सजग और सावधान है जिस तरह दूसरों के लिए। कांग्रेस हिंदुओं का नहीं, सारे देश का विचार मंच है। लेकिन जिन्ना ने अनेक झूठे दावों और आरोपों द्वारा यही सिद्ध किया कि कांग्रेस हिंदुओं की और मुस्लिम लीग मुसलमानों की संस्था है। सुभाष चंद्र बोस के लाख प्रयत्नों के बावजूद भी जिन्ना अपने इरादों से टस से मस नहीं हुए। जब सुभाष चंद्र बोस चटगांव के दौरे पर गए तो मुस्लिम लीग के समर्थकों ने उन पर पथराव किया। उन्हें मामूली चोटें आईं। फिर भी उन्होंने जनता से यही अपील की कि वो धैर्य और आत्मसंयम का परिचय दें। घृणा को इसी तरह दूर किया जा सकता है, किंतु इसके उत्तर में मुस्लिम लीग ने घृणा
और भेदभाव की दीवार ही खड़ी की। सन 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो सका और सुभाष चंद्र बोस तथा पट्टाभी सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। पट्टाभी सीतारामैया ने विद्यार्थी जीवन से ही उच्च आदर्शों का पालन किया और राष्ट्रीयता के गुणों को अपनाया। सन 1907 में बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के बारे में भाषण दिया तो उससे कांग्रेस के सभी नेता बहुत प्रभावित हुए। फिर वो कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में भाग लेने लगे। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करने में पट्टाभी सीतारामैया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी वो बराबर प्रयत्न करते रहे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के सर्वप्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। 1935 में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कांग्रेस के इतिहास का महान ग्रंथ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को भेंट किया। उस ग्रंथ के प्रकाशित होने पर न केवल 10,000 प्रतियां हाथों हाथ बिक गईं, बल्कि हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ। सन 1939 की त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को 1,376 मत मिले, जबकि सुभाष चंद्र बोस को 1,575 मत मिले। पट्टाभी हार गए और सुभाष जीत गए। इस समय हालांकि गांधी जी कांग्रेस से अलग थे, लेकिन उस पर अपना प्रभाव वो बराबर बनाए हुए थे। यही कारण था कि पट्टाभी की हार पर उन्होंने कहा था, ये पट्टाभी की नहीं, मेरी हार है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष बोस को तेज बुखार था। उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया था और अधिवेशन की कार्रवाई इसी तरह चलाई गई। किंतु अधिवेशन में सुभाष समर्थक और गांधी समर्थक दल खुलकर सामने आ गए। सुभाष बोस की जय के नारे लगे। इससे गांधी समर्थक दल को बड़ी निराशा हुई। गांधी जी ने पट्टाभी की हार से यहां तक कह दिया, कांग्रेस अब भ्रष्ट संगठन हो गया है। अब मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि कांग्रेस के लोग उन सिद्धांतों और नीतियों को नहीं मानते हैं जिनका मैं समर्थन करता हूं। कार्यकारिणी के 15 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने मतभेद दूर करने और स्थिति स्पष्ट करने के इरादे से गांधी, जवाहर, कृपलानी आदि अनेक नेताओं को पत्र लिखे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही एक नया दल बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने स्पष्ट कहा, फॉरवर्ड ब्लॉक गांधी जी के व्यक्तित्व और अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांत को पूरा सम्मान देता है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि मौजूदा हाई कमांड कांग्रेस जनों को तानाशाही के तरीके से संचालित करें। इस प्रकार फॉरवर्ड ब्लॉक बड़ी तेजी से काम करने लगा, किंतु कांग्रेस में एक बार फिर टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो गईं। 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जिन्ना साहब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं आए। कार्य समिति की इस बैठक में जहां फासिस्टवाद और नाजीवाद की निंदा की गई, वहीं भारत के वायसराय और ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के प्रति भी विरोध प्रकट किया गया। कांग्रेस ने सहयोग देना स्वीकार किया, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी। ये कहा गया कि भारत ऐसे युद्ध में सहयोग नहीं दे सकता जिसका उद्देश्य तो लोकतंत्र और स्वतंत्रता बताया जा रहा है, पर स्वयं भारत में मामूली नागरिक स्वतंत्रता तक छीन ली गई है। कांग्रेस के इस रवैये के कारण प्रांतों के गवर्नरों और मंत्रियों में खींचातानी बढ़ने लगी थी। 22 अक्टूबर को कांग्रेस कार्य समिति ने सभी मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र देने की हिदायत दी और नवंबर के पहले हफ्ते में सभी ने इस्तीफे दे दिए।
मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के तुरंत बाद ही ब्रिटिश शासन ने फिर से अपना दमन चक्र शुरू कर दिया। गिरफ्तारियां शुरू हो गईं और जुलूसों पर गोलियां और लाठियां बरसने लगीं। एक ओर जबकि कांग्रेस ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर रही थी और स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, लाहौर में मार्च 1940 में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, वे कौम है। उन्हें घर चाहिए, एक इलाका चाहिए और एक मुल्क चाहिए। वो एक तरह से पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात को सिद्धांततः स्वीकार कर ले, बाकी बातें बाद में तय की जा सकेंगी। इधर 19 और 20 मार्च 1940 को बिहार में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में पर्चे बांटे जा रहे थे कि हमारा कर्तव्य है न एक पाई, न एक भाई, न कोई माल, यानी न हम युद्ध के लिए एक पाई देंगे, फौज में भर्ती होने के लिए न एक भाई देंगे और न सेना के लिए सामान देंगे। इस फैसले से ब्रिटिश सरकार घबरा उठी थी। वो चाहती थी कि खुद बच निकले और भारत को युद्ध में झोंक दे। उसने मुस्लिम लीग को अपनी ओर मिलाना चाहा, पर सफलता नहीं मिली। रामगढ़ अधिवेशन में 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हर रोज खद्दर काटें और पहने, छुआछूत की भावना खत्म कर दें, कांग्रेस समिति अपने को सत्याग्रह समिति में बदल ले और पूर्ण स्वतंत्रता ही कांग्रेस का उद्देश्य है। अपने अध्यक्षीय भाषण में मौलाना आजाद ने कहा था, हमारी कामयाबी का इन्हिसार 3 बातों पर है, इत्तिहाद, डिसिप्लिन और महात्मा गांधी की रहनुमाई में मुकम्मल यकीन। हमें इस वक्त का सही इस्तेमाल करना है, अपने आप को हिंदुस्तानियों के लायक साबित करना है। दूसरी ओर भारत की स्वतंत्रता के कट्टर विरोधी और पक्के साम्राज्यवादी विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया था। चर्चिल की दुर्भावना का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसने भारतीय मामलों का मंत्री एमरी को बनाया था, जो चर्चिल का पक्का शिष्य था और भारत का कट्टर विरोधी भी। चर्चिल ने एमरी से कहा था, जल्दी या देर से तुम्हें गांधी, इंडियन कांग्रेस और उनके विचारों को पैर से कुचलना ही होगा। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी थे जो सरकार के दमन चक्र को देखकर समझौतावादी रुख अपनाना चाहते थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस विचार के प्रमुख नेता थे। उनका कहना था कि अभी ब्रिटिश सरकार इतना करे कि सिद्धांत रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को मान ले, पर कार्य रूप में 1935 के इंडिया एक्ट के अंदर ही केंद्र में विभिन्न दलों की राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए। वायसराय रहे पर शक्ति इस सरकार के हाथ में रहे, तो कांग्रेस सरकार को लड़ाई चलाने में मदद देगी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महान कूटनीतिज्ञ और कुशल राजनेता थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर सन 1919 में सत्याग्रह आंदोलन में और 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। जिन दिनों गांधी जी जेल में थे, उनके पत्र यंग इंडिया का संपादन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ही किया था। सन 1937 में मद्रास राज्य की अंतरिम कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री भी राजगोपालाचारी ही बने थे, किंतु नवंबर 1939 में कांग्रेस के निर्णय के अनुसार इन्होंने भी प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। राजगोपालाचारी कांग्रेस के महासचिव और कार्य समिति के सदस्य के रूप में भी कई वर्षों तक काम कर चुके थे। सन 1940 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग पूना में हुई। वहां उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की भूमिका संबंधी अपना प्रस्ताव रखा।
किंतु गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि इस प्रकार युद्ध के कार्य में शिरकत करने से अहिंसा की नीति टूट जाएगी। द्वितीय महायुद्ध में भारत की भूमिका के बारे में उस समय नेताओं में काफी मतभेद था। मौलाना आजाद ने लिखा है कि कांग्रेस के इतिहास में ये बहुत ही कांटे का समय था, पर इससे भी अधिक खतरनाक बात ये थी कि हम लोगों में इस संबंध में मतभेद थे। मैंने कांग्रेस के प्रधान की हैसियत से स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शांतिवादी संगठन नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बनाई गई संस्था है। गांधी जी के लिए ये प्रश्न शांतिवाद का था, न कि भारत की स्वतंत्रता का। पर गांधी जी की बात सबको मान्य नहीं थी। आरंभ में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी तथा खान अब्दुल गफ्फार खां सभी मौलाना आजाद के विचारों से सहमत थे। राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और शंकर देव पूरी तरह से गांधी जी के साथ थे। किंतु बाद में एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पत्र मौलाना आजाद को मिला, जिसमें लिखा था कि वे युद्ध के संबंध में गांधी जी के विचारों में दृढ़ता के साथ विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस उसी पर बनी रहे। यदि आप इस स्थिति से सहमत न हो तो इस पत्र को कार्य समिति की सदस्यता से उनका इस्तीफा समझें। पत्र को पढ़कर मौलाना आजाद स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसमें नीचे जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, आसफ अली, सैयद महमूद, अब्दुल गफ्फार खां तक के दस्तखत थे। मौलाना आजाद को इससे बड़ी ठेस लगी कि जो लोग अब तक उनके समर्थक थे, अब ऐसा पत्र लिख रहे हैं। बस उन्होंने फौरन लिख दिया कि मैं आप लोगों से सहमत हूं। इस बीच एक रोचक घटना हुई। गांधी जी जब लॉर्ड लिनलिथगो से मिले तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों को हथियार छोड़कर आध्यात्मिक शांति से हिटलर का मुकाबला करना चाहिए। लॉर्ड लिनलिथगो को ये सुझाव बड़ा असाधारण और आश्चर्यजनक लगा। वो चकित रह गए। आमतौर से वो घंटी बजाकर एडीसी को बुलाते थे और उससे कहते थे कि गांधी जी को उनकी कार तक छोड़ाए। पर इस बार न उन्होंने घंटी बजाई, न एडीसी को बुलाया। नतीजा ये हुआ कि गांधी जी चले तो वायसराय एकदम मौन, जड़वत से खड़े थे। गांधी जी को अकेले ही अपने आप अपनी कार तक आना पड़ा। जब अंग्रेजों ने कांग्रेस का सहयोग प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, तो गांधी जी ने सीमित रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात सोची। कारण ये था कि उस समय लड़ने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान के लड़ाई में घसीटे जाने का प्रत्येक नर नारी को व्यक्तिगत विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। वे खुलेआम कहें कि युद्ध से हमारा कोई सरोकार नहीं है और अपने आप को गिरफ्तार करा दें। इस आंदोलन में प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू होने वाले थे, लेकिन सत्याग्रह करने से पहले ही एक भाषण के कारण वो जेल भेज दिए गए। तब प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को वर्धा से 8 किलोमीटर दूर पवनार गांव में विनोबा भावे ने युद्ध विरोधी भाषण दिया और सत्याग्रह आरंभ किया। आखिर 21 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद देश भर में लोग गिरफ्तारियां देने लगे। वो गिरफ्तार होते हुए कहते थे कि इस लड़ाई में मदद देना हराम है। गांधी जी स्वयं उस सूची को देखते थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। वो उन नामों को तय करते थे और पुलिस को वो सूचना भिजवा देते थे कि वो कब और कहां युद्ध विरोधी सांकेतिक आंदोलन करने आ रहे हैं। 17 नवंबर को सरदार पटेल को गिरफ्तार किया गया। 4 दिसंबर को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपनी गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 वर्ष कैद की सजा दी गई। 30 दिसंबर को मौलाना आजाद इलाहाबाद में जब सवेरे सवेरे एक चाय घर में चाय पीने जा रहे थे कि तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें वारंट दिखाया
और आदाबर्ज किया। मौलाना ने कहा, आपने मुझे जो खास अहमियत दी है उससे मेरी इज्जत अफजाई हुई है। जाती दौर से सत्याग्रह करने से पहले ही आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना आजाद को 2 साल कैद की सजा दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार होकर सजा पाने वाले अन्य लोगों में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, एस सत्यमूर्ति, रविशंकर शुक्ला आदि नेता थे। उधर मौलाना आजाद के गिरफ्तार हो जाने के कारण गांधी जी ने कांग्रेस में न होते हुए भी कांग्रेस अध्यक्ष का काम संभाल लिया था। उन्होंने अपनी सहायता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी को वर्धा बुला लिया था। उस समय के उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समझौता न करने की मांग की। सुभाष चंद्र बोस के युद्ध विरोधी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश में वैयक्तिक सत्याग्रह ने जन आंदोलन का रूप ले लिया था और इस कारण वहां ब्रिटिश शासन का दमन चक्र जोरों से चला था। बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। गांधी जी चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो जाए। शेष समस्याएं अपने घर की हैं और इन्हें घर के लोग मिलकर सुलझा लेंगे। परंतु अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत एक हो सके। सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक निर्दलीय सम्मेलन बुलाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि सांप्रदायिक सद्भाव पैदा हो सके। कुछ सुझाव पेश किए गए, पर सरकार भला उन्हें क्यों स्वीकार करने लगी। इससे वातावरण और बिगड़ने लगा। उधर ब्रिटेन और अमेरिका ने एक चार्टर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि वे इस बात का वचन देते हैं कि इसका पालन किया जाएगा। चार्टर में कहा गया था कि वे समस्त जनों के इस अधिकार का सम्मान करते हैं कि वे स्वेच्छा से ऐसी सरकार का गठन करें जिसके अधीन वे रहना पसंद करते हैं, और ब्रिटिश तथा अमेरिकी सरकारें आकांक्षा करती हैं कि उन जनों को सार्वभौम सत्ता और स्वशासन का अधिकार पुनः दे दिया जाए जिन्हें जबरदस्ती उनसे अलग किया हुआ है। इस चार्टर से भारतीयों को आशा की किरण दिखाई दी, किंतु चर्चिल ने एक वक्तव्य देकर वो आशा धूमिल कर दी। उसने कहा कि ये चार्टर भारत पर लागू नहीं होता है। चर्चिल के इस बयान से लोग समझ गए कि वो कभी भारत को आजादी नहीं देगा। भारतीय नेताओं ने चर्चिल के बयान पर विचार विमर्श करके निर्णय किया कि उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से चलाना होगा। दूसरी ओर भारतीय ब्रिटिश शासक ने चर्चिल के बयान का यही अर्थ लगाया कि चर्चिल चाहते हैं कि भारत के आंदोलनों को बुरी तरह कुचल